हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा एकेडमी। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप ये देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। बी एक टर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सी दिया हुआ है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी किसके बराबर है, 3780। इन तीनों का एलसीएम जो है ए बी सी का एलसीएम किसके इक्वल है, 3780 के इक्वल है। तो आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू। तो देखो बेटा, एलसीएम का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, दो नंबर लिए और दोनों नंबर्स के हमने क्या किए, फैक्टराइजेशन किया। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे भाई, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम लेंगे ना। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 2 की पावर 2 है, एक टर्म हमारे पास कितना दे रखा है, ए कॉस 2 हमने दे दिया यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और बी हमने दे दिया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो अगर मुझसे इसका एलसीएम पूछा जाए तो मैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में कौन सा टर्म सेलेक्ट करूंगा, 2 की पावर 4। मतलब इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगी, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम ए बी का, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर 2 की पावर 4 को सिलेक्ट करूंगा। किसको सिलेक्ट करूंगा, 2 की पावर 4 को। और अगर मुझे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में मुझे लेना है तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, 3 की पावर 2 को, 3 की पावर 2 को। तो ये इसका क्या आएगा, एलसीएम। अब देखिए यही चीज अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीन नंबर्स दे रखे हैं और उसका उसने एलसीएम दिया हुआ है 3780। तो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो देखो इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। a कॉस टू कितना है बेटा, सॉल्यूशन a कॉस टू है 2 की पावर 2 3 की पावर x, और b किसके इक्वल है बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। और c हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब देखिए एलसीएम, एलसीएम ए कॉमा बी कॉमा सी है ना, एलसीएम ऑफ ए बी सी किसके इक्वल आएगा बेटा। अगर मान लीजिए हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तीनों में अगर एलसीएम लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 की पावर 2। कितना लेना पड़ेगा बेटा यहाँ पर, 2 की पावर 2 इंटू, और अगर हम 3 की बात करें तो 3 में देखिए मैक्सिमम पावर, अभी तो x दिया हुआ है तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, x होगी। फिर x क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक से ज्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, अननोन वाले, जिसमें आपको एक्स वाई कुछ ना कुछ रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 3 की पावर x इंटू, अब देखो यहाँ पर 5 है, बट यहाँ और यहाँ दोनों में से 5 है ही नहीं, तो हमें 5 को लेना पड़ेगा। भाई अगर दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं है तो उसको, उस कॉमन टर्म्स अगर नहीं है तो उस टर्म्स को भी तो एलसीएम में लिखते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 5 भी लेंगे हम और 7 भी लेंगे, 7 भी लेंगे बेटा। अब अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ एबीसी, तो ये किसके इक्वल दे रखा है, 3780। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा ये, 2 2 जा 4 इंटू 7 5 जा 35 इंटू 3 की पावर x। अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम ए बी सी 3780। बात समझ में आ गई बेटा, 3780 के इक्वल दिया हुआ है। तो इसके प्लेस पे तो हम ये लिख देते हैं 4 इंटू 35 इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 3780। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर 3 की पावर x को यहीं पर रहने दें और ये 3780 डिवाइड बाई 4 इंटू 35, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 9 जा 36, 1 बचेगा यहाँ पर 18, 4 4 जा 16,
204 5 जा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी ये कितना 945 डिवाइड बाई 35। ठीक है बेटा, तो अगर हम इस 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बताइए। 37, 35, 35 3 जा कितना होता है बेटा, 35 2 जा लेंगे ना, 35 2 जा 70, कितना बचेगा यहाँ पर 24, तो 24 और 5 कितना आएगा, नहीं ऐड नहीं करेंगे बेटा यहाँ पर, अरे 35 2 जा 770, 245 बचेगा ना, तो ये कितना आएगा 35 7 जा 35 7 जा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 27 आ गया बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 3 की पावर x है और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 की पावर 3। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें 3 की पावर x को 3 की पावर 3 से कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो अब x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 3 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना आएगा 3। तो x इक्वल्स टू 3 पे एलसीएम ऑफ एबीसी किसके बराबर आ जाएगा 3780। बेटा बात समझ में आ गई, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके, वैसे क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जनरली क्या दिए हुए हैं, वो आपको कोई नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा, आपसे एलसीएम पूछ लेगा, ठीक है ना, या फिर आपसे क्या कहेगा कि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये है, ठीक है, एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बता दो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एक प्रॉपर्टी होती है, एक रूल होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। बात समझ में आ गई, तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें क्या पूछ रहा है वो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए कभी भी अगर वो एक्सिस की बात करता है, अगर वो एक्सिस की बात करता है, अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए आप, तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और अगर वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। बात समझ में आ गई, तो आपसे कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आएगा बेटा बताइए। देखो इसका अगर हम मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कहां से कह रहा है वो, फ्रॉम दी वाई एक्सिस, मान ली वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। करो एक बार ट्राई करो इसको, ट्राई कीजिए बेटा इसको एक बार। देखिए ये x है और ये y है, ठीक है ना, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये तो वर्टेक्स आएंगे बेटा हमारे 2,3, ये क्या आ जाएंगे 2,3, ये 2 है और ये, तो y एक्सिस से देखिए बेटा, y एक्सिस से अगर हम देखें तो ये देखो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, तो कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। बेटा बात समझ में आ रही है, नहीं क्लियर है,
तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। टू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2, ये पहली इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, और सेकेंड इक्वेशन है एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर नॉट पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, नॉट पैरेलल का मतलब क्या हुआ, भी हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर रही हो, ये तो कंडीशन हो सकती है। तो अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इफ टू लाइंस आर कोइंसाइड, तो कोइंसाइड की कंडीशन क्या होती है बेटा, दो लाइन अगर कोइंसाइड करेंगी तो उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा बेटा, a1 अपॉन a2 कॉस टू b1 अपॉन b2 कॉस टू c1 अपॉन c2। और अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बात समझ में आ गई। तो कॉन्साइड की कंडीशन अगर हम देखें तो देखो इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कॉन्साइड में क्या कितने सोल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें बेटा इसको, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 अपॉन 2 इसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन 5, 2k अपॉन 5 हो जाएगा, और इक्वल्स टू c1। तो देखो बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इक्वल्स टू 0 करेंगे यहाँ पर तो -2 लेंगे। कितना लेंगे यहाँ पर बेटा, -2। तो इक्वल्स टू आ जाएगा -2 डिवाइड बाई +1। तो अगर मान लीजिए हम दोनों को, इन दोनों को इक्वेट करें बेटा, तो 3/2 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2k अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4k किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 15/4। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4। क्लियर है, डन। तो अगर मान लीजिए कह रहा है इफ लाइंस गिवन बाय दिस आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी, k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2k अपॉन 5, और किसकी इक्वल आ जाएगा, ये -2 अपॉन 1। हमने क्या किया भाई, इसको इक्वेट कर दिया। जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये 4k इक्वल्स टू 15, तो k इक्वल्स टू 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/4। डन। अच्छा अगर मान लीजिए इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या होगा, तब k की वैल्यू क्या होगी, -5। अच्छा देखिए, अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो ऐसे, तो कंडीशन क्या होगी। अब देखो k की वैल्यू यहाँ तो डबल डबल तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना, डिफरेंट वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर ये ले लें बेटा, कि देखो उसने तो ये बोला है कि ना नॉट पैरेलल। अब नॉट पैरेलल में तो दो कंडीशन हो सकती है, लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती है और कॉन्साइड भी कर सकती है। अगर इंटरसेक्ट की अगर वो बात करेगा तो कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन। और जब ओनली वन सोल्यूशन होगा बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो k की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है वो हम चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो देखिए 3/2 नॉट इक्वल्स टू 2k अपॉन 5। तो हम कह सकते हैं कि भाई 4k नॉट इक्वल्स टू 15
तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, k नॉट इक्वल टू 15/4। मतलब k की वैल्यू 15/4 को छोड़ करके कुछ भी पॉसिबल है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो आंसर हमारा जो है वो ये करेक्ट होगा। अगर MCQ आता है इस तरीके का तो k नॉट इक्वल्स टू 15/4। अगर वो आपसे कहता कि भाई मैनी सोल्यूशन, तब तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसने बोला है नॉट पैरेलल। तो कौन सा, किसको हम प्रीफरेंस देंगे बेटा, k नॉट इक्वल्स टू 15/4, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन है। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के हिसाब से पूछे जाएंगे MCQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में सिंपल आप आइडेंटिटी याद रखो। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी क्या थी बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, sec स्क्वायर थीटा के। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब देखो ये जो स्क्वायर है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो अगर हम इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, है ना, ये फार्मूला अप्लाई कर दे, तो देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये किसके बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के इक्वल है, और आपसे कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बता दो। तो क्या ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। बात समझ में आ गई नहीं बेटा, क्लियर है? अरे भाई देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया हमने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स दी हुई है, तो इसके प्लेस पे अगर मैं एक्स लिख दूंगा बेटा, तो एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉस टू 1। तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 1/x के इक्वल होगी। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस ये फार्मूलेज जो है, ये आइडेंटिटीज हैं, ये यहाँ पे याद रखिए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, ए पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, पेयर ऑफ डाइस है, पेयर ऑफ डाइस है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दी सम 8, सम 8 नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सम 8 वाले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, सम 8 वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और 1 में से हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहले हम फेवरेबल आउटकम्स की अगर बात करें, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आएंगे बेटा, 2 डाइस में, जिसका सम, फेवरेबल आउटकम्स सम 8 हो, जिसका सम 8, वो आउटकम्स कौन कौन से होंगे, वही देखो 1 वाले में तो पॉसिबल है नहीं, 2 वाले में पॉसिबल है, 2 6, क्या हो सकते हैं, 2 6। देखो इसको इस तरीके से याद रखो, समझ लो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 5 6। तो सम 8 वाले कौन कौन से पेयर बनेंगे, देखो भाई यहाँ तो कोई पेयर बनेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ बनेगा 2, 6, ये बनेगा।
अब यहाँ पर आ जाओ, कौन सा बनेगा, ये पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बन जाएगा 3,5, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ जाइए 4 वाले में, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पॉसिबल है 4 4। ठीक है बेटा, और तो कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं यहाँ पर। अब आ जाइए यहाँ पर 5 पे, तो कौन सा पॉसिबल है बेटा, 5,3, ये पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। ऐसे 6 पे आ जाइए, कौन सा पॉसिबल है, 6,2। देखिए 1 2 3 4 5, जिनका सम 8 होगा वो कितने आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स 8, कितने हैं 8 आउटकम्स है। एक है हमारा 2,6, 3,5, ठीक है, 4,4, 5,3, 6,2। तो अब बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 कितना आ जाएगा बेटा, 5/36। लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम इक्वल 8, नॉट गेटिंग द सम 8 मतलब 8 नहीं होना चाहिए, ये तो कहना चाह रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 1 में से हम ये माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, तो 1 माइनस 5/36, 36 माइनस 5 कितना आएगा बता, 31/, क्लियर है बेटा, क्या आ जाएगा 31/36। देख लो एक बार, चेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो आगे बढ़े फिर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, सिमिलर है किसके साथ, ट्राइंगल डीईएफ के, और जिसके अंदर दिया हुआ है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, डी ई 9 सेंटीमीटर, ई एफ 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, करो एक बार ट्राई करो, पेरीमीटर बताइए जरा इसका, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके है बेटा, ट्राइंगल डी ई एफ, क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी अपॉन किसके, डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा बेटा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू आपसे एफ डी की वैल्यू पूछ रहा है, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ई एफ, देखो बी सी अपॉन
ई एफ और इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर है? ए सी अपॉन डी एफ। तो देखिए ए बी क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, ये ए बी बी सी और ए सी, और ये किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। कॉस टू क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो बेटा यहाँ पर लिख दो, ए बी कितना दिया हुआ है? 6, और डी ई कितना दिया हुआ है? 9। 6 अपॉन 9 किसकी इक्वल होगा बेटा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, डी ई एफ का पेरीमीटर कितना होगा बेटा? बता। 27 कितना होगा? 9 + 6 + 12, 9 + 6 + 12, 27। ठीक है, ये किसका पेरीमीटर है बेटा? डी ई एफ का, डिवाइड बाय 27। तो 18 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा भाई? इस कट हो जाएगा 9, 3 जा 27 और 3 6 जा 18। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है सिमिलरिटीज का, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर का जो रेशियो है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन ऑफ एट रैंडम, हमें क्या करना है? एक लेटर चूज करना है रैंडमली। कहाँ से? फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कहाँ से चूज करना है बेटा? मैथमेटिक्स। टू बी वॉवल्स इज 2/2x + 1, देन x इज इक्वल टू। बताइए भाई क्या करें इसमें? पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। कितने हैं भाई टोटल? कितने हैं भाई टोटल आउटकम्स? बताइए, काउंट कर लो भाई। लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11 है बेटा। और वॉवल्स कितने बेटा? वॉवल्स 3 वॉवल्स है। ए है, ई है, ए 4 है बेटा। कितने वॉवल्स है? 4 वॉवल्स है। तो वॉवल्स को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 4/11। और ये किसकी इक्वल दे रखी है? 2/2x + 1। ऐसे घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स की 4/11, इसके इक्वल दे रखा है बेटा ये 2/2x + 1। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर 4 2 जा 8x -4 22 +1 है, यहाँ +1 कर लीजिए बेटा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 8x + 4 = 22। तो 8x = कितना आ जाएगा? 22 - 4, 8x = कितना बचेगा बेटा? 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x = 18/8, 9/4। x कितना आ जाएगा बेटा? 9/4। क्लियर है? डन। तो देखो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट वही है,
लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन को, ये कुछ ना कुछ चीज़ एडिशनल कर दे रहा है आपसे। वरना क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि भाई प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बता दो, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता था। लेकिन उसने क्या कह दिया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। the length of tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle is, क्या होगी बेटा? डायग्राम कैसे बनेगा इसका? एक सर्कल है बेटा, ये क्या है? टेंजेंट है, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर है। ये ओ पॉइंट ले लो भाई, ये ए ले लो और ये बी पॉइंट ले लो, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी बेटा? 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो 41 डिस्टेंस कौन सी दे रखी है बेटा? ओ बी, ये 41 है। तो आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे बेटा, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अब ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर कॉस टू ओ बी का। अब इसमें स्क्वायर ओपन मत करना, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है ना, फार्मूला। तो देखो बेटा ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ओ बी मतलब 41 का स्क्वायर माइनस ओ ए मतलब 9 का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? एक बार 41 प्लस 9 कर लो और एक बार 41 माइनस 9 कर लो, ठीक है। तो 41 प्लस 9 कितना होगा? 50। अब 41 माइनस 9 कितना होगा? 32। क्लियर है? 32 हो जाएगा। तो अब ये किसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1600 ए बी स्क्वायर। तो बताओ भी ए बी कितना आएगा? रूट कितना? 40। 40 आ जाएगा, रूट के अंदर इसको लिखेंगे ना 1600 को, तो किसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? और 0 है ना। बात समझ में आ गई? तो ए बी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, दी एपी, एक एपी दे रखी है 8, 10, 12 डॉट हैज 60 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं बेटा इसमें टोटल? इसमें 60 टर्म्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि फाइंड दिस सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स का सम बताना है आपको। बात समझ में आ गई? टर्म्स कितने हैं टोटल? 60 टर्म्स हैं, जबकि आपसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स का सम बताइए। कैसे इसको बेटा करेंगे, कोई आइडिया? तो देखिए टोटल 60 टर्म्स हैं, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म चलिए ट्राई कीजिए बेटा एक बार।
60 टर्म्स कितना आ रहा है 120। ऐसे चेक करो बेटा एक बार। वन 126 है ए 60 126 आ रहा है ए 60। क्लियर है। अब वो आपसे कह रहा है कि लास्ट से 10 टर्म्स का सम। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? देखो ए की वैल्यू कितनी है इसमें 8 है और डी कितना है डी 2 दिया हुआ है। तो टी 60 हमारा कितना आ गया 126। तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा जो 10 टर्म्स होगा? टी 51। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ए 60 कितना है 126 है, तो लास्ट से 10 टर्म्स का सम तुम अपोजिट कर दें सीरीज, तो अब ए कितना आ जाएगा 126। भाई लास्ट टर्म जो है वो पहला टर्म नहीं बन जाएगा। ये अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ कि अभी ये सीरीज में इस तरीके से बना देता हूँ 8 10 12 डॉट डॉट करके लास्ट टर्म कितना आ गया बेटा 126। अब मैं कहूँ कि इस सीरीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, इस सीरीज को मैं क्या कर दूं रिवर्स कर दूं। अच्छा कितने कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो अगर ये 8 है ये 10 है ये 10 है ये 12 है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये कितना आ रहा होगा एक और 124 आ रहा होगा बेटा, ये 126 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं अगर सीरीज को रिवर्स कर दूं तो ये 126 कॉमा 124 कॉमा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये लास्ट हमारा क्या टर्म है अभी ये 8 बन जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है यहाँ से कितने टर्म्स का सम पूछ रहा है आपसे 10 टर्म्स का सम। तो फाइंड आउट करो कितना आएगा 1170। देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें S10 निकालना है। क्या निकालना है S10। तो S10 हमें निकालने के लिए हम एक काम ना करें, मैंने एक फार्मूला बताया था n/2 a + l। n/2 a + l लगा दीजिए। तो n मतलब 10 10/2 10/2 a + l। a कितना है 126 और l ये बन जाएगा हमारा 8। क्लियर है बेटा? तो अब देख लो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 144। मल्टीप्लाई करें इसको 1 चेक करो कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। वन जीरो लास्ट पूछ रहा है आपसे, सॉरी स्टार्टिंग से है ना। कौन सा एस एन फार्मूला लगाया आप लोगों ने? एस एन इक्वल्स टू क्या होता है एस एन, ये देख लो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d। तो n कितना है हमारा n 10 है। 2 × a चेंज हो जाएगा ना, a कितना है 126 n-1 मतलब 9 × d कितना आ जाएगा -2। करेक्ट। तो ये 10/2 और ये आ जाएगा 252 -18 कितना बचेगा 234। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको 1170 आ रहा है बेटा। ठीक है करेक्ट 1170 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में क्या देखिए हमने जो सीरीज रिवर्स कर दी है ना,
सीरीज को क्या कर दिया है, रिवर्स। और अगर मान लीजिए वो कहता टोटल सम, तब हमें देखो अगर ये लेंगे तो हमारे पास जो सम निकलेगा वो किसका निकलेगा जाकर के, टोटल टर्म्स का। फर्स्ट और लास्ट टर्म लेंगे तो हमारे पास सम किसका आ जाएगा, टोटल टर्म्स का सम आ जाएगा। लेकिन वो टोटल टर्म्स का नहीं पूछ रहा है, कितने टर्म्स का पूछ रहा है, ओनली 10 टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम, 10 टर्म्स का ही हमें सम निकालना है, टोटल सीरीज का सम नहीं निकालना है। बात समझ में आ गई। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, सीरीज को रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के बाद जितने टर्म्स का वो सम पूछ रहा है उतने टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लो। क्लियर है। और देखिए जरा एक क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, इसका मिडिल टर्म बताना है। तो देखिए मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए कि सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तभी तो आप मिडिल टर्म निकाल पाओगे। तो पहले तो आप एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। तो फार्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 6 है, और बी कितना, डी कितना आ जाएगा बेटा, डी 13 माइनस 6 7 आ जाएगा। और लास्ट टर्म्स कितना दिया हुआ है, एल या एन भी बोल सकते हैं, 230। तो फार्मूला क्या आएगा बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 230। तो अब देखिए 6 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 230। तो 7n किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 231। तो n कितना आ जाएगा,